शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का एक आदिवासी जिला है डिंडौरी। डिंडौरी में एक बेगा चक के नाम से कुछ गांव हैं, जिसमें एक गांव है पिपलिया मॉल। इस पिपलिया मॉल में लगभग 771 एकड़ जमीन आदिवासियों ने खरीदी है। जो आदिवासी बेचने वाले हैं वे डिंडौरी के हैं, जो आदिवासी खरीदने वाले हैं वे कटनी के हैं। कटनी के जो 4 आदिवासी हैं उनके बारे में जो आरोप लग रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो एक तरह से वहाँ हंगामा मचा हुआ है, वो ये मचा हुआ है कि कटनी के चारों आदिवासी गरीब हैं और वो एक विधायक के बंधक हैं, उनके कर्मचारी हैं। विधायक ने उन आदिवासियों को आगे रखकर डिंडौरी के गरीब आदिवासियों की ज़मीनें बहुत औने पौने दावों में खरीद ली हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में एक कानून है कि आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ पर आदिवासी की ज़मीन खरीदने के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। कलेक्टर आसानी से अनुमति देते नहीं हैं। इसलिए विधायक जी ने, जो कटनी ज़िले के एक विधायक हैं जो खनन से जुड़े हुए आप और हम सब समझते हैं, उन्होंने अपने 4 कर्मचारी आदिवासियों को आगे किया। उनके खाते में पैसे डाले गए, उन्हें उनके नाम से ज़मीनें खरीदी गई। बाद में ये पूरी ज़मीन का एग्रीमेंट विधायक जी की पारिवारिक कंपनी के द्वारा से कर लिया गया और बाकायदा उनकी खनन की अनुमति ले ली गई है। अब जब उनकी मशीनें वहाँ पहुँची विधायक जी की खनन करने के लिए, तब उन गरीब बेगा समाज के आदिवासियों को पता चला कि हम तो लुट गए, हमें तो घर छोड़ने पड़ेंगे। ज़मीनें 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार एकड़ में बिकी हैं। लेकिन आज की तारीख में दुनिया का सबसे शानदार और महंगा बॉक्साइट उन ज़मीनों के नीचे है, और ज़मीनें भी थोड़ी बहुत नहीं हैं, 731 एकड़ ज़मीन है। अब मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ये तय किया है कि हम इस ज़मीन में खनन नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार वहाँ प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कलेक्टर, जो इस समय कलेक्टर हैं डिंडौरी की, उन्हें ज्ञापन दिया है और मांग की है कि ये पूरा जो बेनामी तरीके से खरीद फरोख्त हुई है, इसकी जांच कराई जाए। कलेक्टर ने जो बजाग, वहाँ का जो एसडीएम इलाका है, अनुभागीय क्षेत्र है बजाग के एसडीएम को ऑर्डर दिए हैं। बजाग के एसडीएम ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि बजाग का जो एसडीएम है बेहद ईमानदार हैं और उन्होंने चारों आदिवासियों को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि 11 जून तक आप बताइए कि ये ज़मीनें खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया। इसके अलावा इन्हीं एसडीएम ने कटनी में मोडवारा के जो तहसीलदार हैं उन्हें एक पत्र भेजा है और उनसे भी पूछा है कि आपके यहाँ ये जो 4 आदिवासी रह रहे हैं और जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया और वो उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। हमारे सूत्र में कटनी के बता रहे हैं कि इनमें से 2 आदिवासियों के दस्तावेज मिल गए हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और वे वहाँ से राशन ले रहे हैं गरीबी की रेखा के नीचे का। अब आप अंदाज़ लगाइए कि एक व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो डिंडौरी में 731 एकड़ ज़मीन खरीद लेते हैं। कैसे खरीदी जा रही हैं, कौन मास्टरमाइंड है, क्या इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है, इससे समझने के लिए आज मैंने मध्य प्रदेश के रिटायर आईएएस अधिकारी जो कलेक्टर रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, राजस्व की अच्छी जानकारी रखते हैं, आरबी प्रजापति साहब, यानी कि राजा भैया प्रजापति जी, जो इस समय सोशल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। व्यस्तता के बीच मैंने स्टूडियो में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रशासनिक लेगुना कहाँ हुआ है, कहाँ पर ऐसी चीज़ हुई है जो वो आदिवासी, क्या वो आदिवासियों को ज़मीन छोड़नी पड़ेगी या आदिवासियों को किसी तरह से ऐसा कुछ हो सकता है कानून के अनुसार कि वो ज़मीन से ना हटना पड़े, उनको विस्थापित ना होना पड़े। मैं सीधे जोड़ता हूँ आपको रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरबी प्रजापति जी से और उनसे समझते हैं कि वास्तव में अब इसका क्या होगा। प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने थोड़ी लंबी भूमिका इसलिए बनाई ताकि दर्शकों को पता चले कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे समझता हूँ, पूरा घटनाक्रम आप भी समझ गए कि एक विधायक जो पैसे वाले हैं, अरबपति हैं, उन्होंने अपना पैसा अपने ही कर्मचारियों के खाते में डाला जो आदिवासी हैं, उन्हें आगे करके पूरी ज़मीनें खरीद ली हैं। अब एसडीएम और कलेक्टर जांच भी कर रहे हैं। मैं आपसे प्रशासनिक विशुद्ध, कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं, सीधा प्रशासनिक,
क्या बेगा आदिवासी जिन्होंने ये ज़मीनें रजिस्ट्री कर दी हैं, किसी के अंगूठे लगे हैं, कई आदिवासियों को तो पता ही नहीं है कि उनकी ज़मीन बिक गई है, क्या उन्हें अपने घर खाली करने पड़ेंगे? क्या उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया जाएगा? क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका है? देखिए, ऐसा है जैन साहब कि आप जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ट्राइबल के प्रोटेक्शन के संबंध में जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के जो नियम हैं उसके संबंध में बताऊंगा, और शायद वो चीज़ें जो है उस दायरे में जो है किसी हद तक जो है ज़रूर आती हैं। बाकी जो आपने जैसा बताया तो उसके लिए अन्य कोई बहुत सारे लाज हैं, कानून हैं, विधि है उसके लिए, लेकिन जो आदिवासियों के संरक्षण के लिए जो देश का जो कानून है और देश का जो संविधान है, एक तो मेन चीज़ ये है कि ये जो है मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ये ट्राइबल एरियाज़ नोटिफाइड एरिया भी बोलते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में करीब जो 55 ज़िले हैं, 55 ज़िलों में से 20 ज़िलों में मतलब कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, और 10 ज़िले जो है थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जो है उसमें जो ट्राइबल की मतलब जो है जनसंख्या की बहुलता है। डिंडोरी तो संरक्षित में होगा ना सर? हाँ, नो डाउट। इसमें ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड हैं। 313 विकास खंडों में से 89 विकास खंड ऐसे हैं जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में आते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज़ का मतलब ये होता है कि जो कि आदिवासी मतलब जो है समाज की वहाँ पर बहुलता होती है और उनके वहाँ पर जो है राइट्स जो है प्रोटेक्टेड हैं। तो एक तो संविधान का जो अनुच्छेद 5वां है उस अनुसूची के अंतर्गत ये एरियाज़ आते हैं। तो और ये इसलिए बनाया गया ताकि मतलब उनका संरक्षण किया जा सके आदिवासियों का, क्योंकि सामाजिक रूप से वो अति पिछड़े हुए हैं, वनवासी कहलाते हैं। तो 89 विकास खंड इस प्रकार से हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 1996 में एक एक्ट भी लाया था जिसको पेसा एक्ट बोलते हैं, द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। पंचायत उपाबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, ये 24 दिसंबर 1996 को जो है इसका जो है एनेक्टमेंट हुआ था और ये इन्फोर्समेंट में आया था। और ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो है ये ट्राइबल के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इसके बाद जो है उस एक्ट में ये प्रोविज़न था कि सभी जो इस तरह के जो राज्य हैं और जो इस राज्य रिकॉग्नाइज्ड थे उनको उसमें ये भी निर्देश थे कि धारा 4 में कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उन स्टेट की तरह जो है इनको जो है मतलब इनको संरक्षण दिया जाए। सर मैं आपसे निवेदन ये नहीं, वो मैं पॉइंट पर आता हूँ। मैं आ रहा हूँ डिंडोरी वाले मामले हाँ, में, मैं जो उसी पर ही उनका उसी पर ही आऊँगा। लेकिन क्या है थोड़ा सा मतलब जो मतलब प्रोटेक्शन वाली बात है ट्राइबल की, वो जो है बताना जरूरी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली है वो चीज़ है ना। बाकी उसके अलावा जो अन्य नियम कानून है वो तो है ही है, वो आप अपने हिसाब से जो है जो आपको मतलब मटेरियल अवेलेबल हुआ है उसके हिसाब से आप जो कह रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो पेसा एक्ट है, पेसा एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर ग्राम सभाएं जो है सशक्त बनाई गई हैं। और इस तरह के ख़ास तौर से कामों के लिए जो आपने बताया कि मतलब जो है इसमें जो अनुमतियाँ दी गई, ये दी गई, वो दी गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो पेसा एक्ट के अंतर्गत, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी 15 नवंबर 2022 में इसके पेसा नियम बनाए हुए हैं, तो उसमें ग्राम सभाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो ग्राम सभाओं में ही पकड़ में आ जाना चाहिए था। और ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना जो भी इस प्रकार की अनुमतियाँ होती हैं, जो भी मतलब उस क्षेत्र में जो लगती हैं, और विभागों को जो भी जब कोई मतलब जो अनुमति देते हैं या अनापत्ति देते हैं, तो उनको सबसे पहले तो ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। तो ग्राम सभा में उन्होंने कैसे अनुमोदन प्राप्त किया, किस ढंग से अनुमोदन प्राप्त किया, जो आप कह रहे हैं वो तो ग्राम सभा में ही कायदे से जो है पकड़ में आ जाना चाहिए था। तो ग्राम सभा में वास्तव में लीगली प्रोविजन से के अनुसार ग्राम सभा हो करके उसका अनुमोदन हुआ कि नहीं हुआ, और बिना अनुमोदन के कोई भी ना तो राज्य सरकार अनुमति दे सकती है, ना कोई अन्य अनुमति कोई दे सकता अधिकारी, ना कोई अनुमति दे सकता है।
तो उसमें जो है उनका जो है अधिकार जो है सुरक्षित है। अब सवाल यही है ना कि क्या वो आदिवासी वहां से खदेड़ दिए जाएंगे, या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत कलेक्टर ये आदेश दे देगी कि नहीं यहाँ उत्खनन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आदिवासी वो आदिवासी रह रहे हैं जो विलुप्त होते हुए हैं, बेगा समाज के हैं, बेगा आदिवासी वहाँ रह रहे हैं बेगा समाज के, तो क्या उन्हें खदेड़ा जाएगा या बचा लिया जाएगा? देखिए ऐसा है, जो आपने चीज़ें बताई हैं इसमें मतलब जो है लैंड रेवेन्यू कोड और जो संविधान का अनुच्छेद 5वां अनुसूची है और जो पेशा अधिनियम है, पेशा अधिनियम की परिधि में भी कुछ चीज़ें इसमें आ रही हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन अन्य अधिनियमों के अंतर्गत भी ये चीज़ें कुछ आ रही हैं जो कि दूसरे रूप में जो मतलब जांच एजेंसियां होती हैं वो जो उसमें स्टेप लेती हैं, तो उनके भी स्टेप की बात है। जहां तक है आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन अपने स्तर से उसकी जांच परख करके सही ढंग से जो है वो मतलब उस ढंग से जो है उस पर कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है बेनामी संपत्ति, वो काम तो भारत सरकार का है, अब करेंगे नहीं करेंगे उनकी पार्टी का विधायक है। दूसरा जिला प्रशासन का है, आदिवासियों के मूल अधिकारों के संरक्षण की बात है। तो बस मैं आपसे ये समझ रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आज आप वहाँ कलेक्टर होते और ये सारा विषय आपके संज्ञान में आता, तब आप किस तरह से कार्रवाई करते? मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ ट्राइबल लोगों की ज़मीनें जो है कुछ ट्राइबल लोगों ने खरीद ली, तो सबसे पहली तो बात यही आती है कि जब उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो ये क्या इस बात की पुष्टि की गई कि जो ज़मीन खरीदने वाले हैं वो वास्तव में क्या ट्राइबल ही हैं, उनका क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्या उनके रिकॉर्ड की जांच हुई? नंबर एक सबसे पहली बात तो यही आती है ना। बेचने के लिए तो आदिवासियों को जो है उस शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी ज़मीन बेच सकते हैं, उसमें कोई बेचने की तो कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरा ये है कि उनको ये भी देखना चाहिए था कि जब इतने बड़े चंक में जो है इतनी लैंड खरीदी जा रही है और वो क्या आदिवासी वास्तव में सक्षम है कि नहीं है, तो ये जो सब रजिस्ट्रार हैं, हालांकि उनके यहाँ भी प्रोविज़न रहता है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, बाकी आगे की कार्रवाई जो अधिकारी है वो जानते हैं। सर मेरी जानकारी में ये है कि वहाँ उस समय कलेक्टर थे KP राही साहब, और मैं आपको बताता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ अपने चैनल पे, मैं डरता नहीं। वह एक राशि फिक्स हो गई थी कि पर एकड़ इतना पैसा प्रशासन के अधिकारियों को बांटा जाएगा, और एक नियम है कि आदिवासी की जमीन यदि आदिवासी भी खरीद रहा है तो कलेक्टर एक पर्ची देता है, अनुमति देता है कलेक्टर के ब्याह पे वहाँ तहसीलदार या SDM देते हैं, और उन्होंने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ना तो ये तहकीकात की कि जो खरीद रहा है उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, खरीदार जिनायन है नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कुछ भी नहीं देखा गया है। यदि देखा गया है तो प्रति रजिस्ट्री जो पैसा आ रहा था, जो अधिकारियों में बट रहा था, वो देखा गया है, जो मुझे वहाँ से बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरा एक ही सवाल और एक वो है कि क्या ये जो राजनीतिक लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ये अपने प्रभाव का उपयोग करके सबको खरीद लेंगे? अभी आपने कहा कि वहाँ पंचायतें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है। मेरी जानकारी में ये आया है कि इसी पिपलिया गांव में जो महिला सरपंच थी, उसे खरीदने की कोशिश की, वो नहीं बिकी, तो उसके 15 वो जो रहते ना पंच, वो खरीद लिए गए। उसके खिलाफ उन पंचों से अविश्वास प्रस्ताव डलवा दिया गया है। वो तो अभी कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की, नहीं तो अभी तक तो पंचायत ही बदल जाती। तो ये जो प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो 1100 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं, वो क्या 5 सरपंच नहीं खरीद सकते, 5-7? और वो वहाँ हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो गरीब आदिवासियों को बचाया कैसे जाएगा, वो मैं आपसे समझ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये तो पूरा जांच का विषय है कि यदि इस तरह का पाया जाता है, मान लीजिए कि ग्राम सभा से सही ढंग से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, और कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, किस दिनांक को प्रस्ताव पारित हुआ था, पहले आपके हाथ में होती तो बता दें। और कौन सी जो है सूचना मतलब जो है उनको लोगों को दी गई थी, कितने लोग वास्तव में उपस्थित आए थे, जो कोरम था वो पूर्ण हुआ था कि नहीं हुआ था। ये सारी बातों से जब ये चीज़ें मतलब जो आप बता रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि उसकी जांच का मतलब जो है चल रही है, तो जांच में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इसमें कहाँ कितना जो है लकूना था, कहाँ कैसे क्या हुआ है, यदि कोई खामी थी वो भी पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि देखिए ऐसा है, सच्चाई होती है वो तो सामने आती ही है। कोई लेकिन राजनीतिक प्रभाव में सच भी झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है। देखिए राजनीतिक प्रभाव में क्या है, अब जो सिस्टम हो गया है वो पॉलिटिकल जो मतलब इन्फ्लुएंस है या पॉलिटिकल प्रेशर है,
वो मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि ये जो एनवायरनमेंट है वो देश में उत्पन्न हुआ है वो पूरे देश में है और सभी जगह है, सभी करीब करीब सभी स्टेट में है, चाहे किसी भी का शासन क्यों ना हो। और किसी हद तक हम भी जो है मतलब जो है नौकरी के दरमियान हम भी जो है उसके जो है शिकार रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्योंकि अब जो इस गिरावट आई है मतलब पूरे एनवायरनमेंट में, वो इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है कि अब कोई भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी भी जिस ढंग से वो काम करना चाहें नियम कानून के मुताबिक वो काम कर नहीं पाते हैं, या तो वो उसको पेंडिंग डाल देते हैं या ढीला पोला कर देते हैं। इससे आपकी इस बात से तो ऐसा लग रहा है कि वो आदिवासियों को उखाड़ दिया जाएगा वहाँ से, क्योंकि प्रशासन तो पूरा राजनीतिकरण हो ही चुका है प्रशासन का। नहीं, जिस तरह से वॉइस उठ रही है, जो आवाज़ उठ रही है उसके हिसाब से जन आंदोलन बड़ा हो मतलब जो है। और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी लगी हुई है, तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे हैं कल। हाँ, तो वो उसमें चूंकि मामला उसका इनिशिएट हो गया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो वो जांच हो करके आएगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि एजेंसीज भी उसमें दायरे में आ चुका है, तो चाहे वो एजेंसीज हो चाहे वो प्रशासन हो, मैं समझता हूँ वो आएगा, उस दायरे में आएगा, मैटर आएगा। मतलब आपको लगता है कि आदिवासियों को न्याय मिलेगा? हाँ, यदि उसमें जो भी जैसा आपने बताया उसमें कोई गड़बड़ हुई है तो नो डाउट उसमें तो यही है। और दूसरे जो कानून नियम लागू होते हैं वो भी अंतिम विकल्प के रूप में कोर्ट कचहरी भी है। अभी कोर्ट कचहरी भी है, बहुत सारे फोरम हैं जाने के लिए। जी, कोई भी पहुंच सकता है, एक्टिविस्ट भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसका सोशल वो हाँ, मीडिया ट्रायल हो गया है। जो उस गांव के लोग हैं यदि वो हैं वो भी जा सकते हैं। कोई भी मतलब जो है बहुत सारे फोरम हैं, बहुत सारे मतलब जो है एजेंसीज हैं, वो बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें कोई शंका। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, प्रजापति जी। और ये थे मध्य प्रदेश के रिटायर IAS अधिकारी RB प्रजापति, जिन्होंने ये कहा है कि ये मामला चूँकि अब हाईलाइट हो गया है, मीडिया में आ चुका है, कोर्ट कचहरी की जानकारी में है, तो इसको आसानी से राजनीतिक प्रभाव से दबाना बहुत मुश्किल होगा। और अंतिम विकल्प कोर्ट भी है। तो देखते हैं, ढिंडोरी का मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज हमने उस पूरे मामले को एक IAS अधिकारी के एंगल से समझने की कोशिश की और उनका साफ कहना है कि यदि सरकार ने आदिवासियों के संरक्षण, उनके हितों के संरक्षण, उनकी भूमि और ज़मीनों के संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं तो कानून के धज्जियां उड़ाना आसान तो नहीं होगा। आपको अभी भी उम्मीद है कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के कानून और कोर्ट, ये तीनों मिलकर आदिवासियों को वहाँ से उजड़ने से बचा सकते हैं, बशर्ते हम सब जागरूक रहे और समय पर आवाज़ उठाते रहें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।